अच्छा, ये अब आपकी बुक में क्वेश्चन एक एक्सरसाइज गिवन है वेल्थ स्टेटमेंट के ऊपर। ये आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है? ये कहता है कि प्लॉट एट डीएचए लाहौर 3.5 मिलियन। आप लोगों के पास सबके पास उम्मीद है बुक्स मौजूद होंगी सॉफ्ट में या हार्ड में। अगर आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर सकते हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए साथ साथ एक्सेल शीट पे सॉल्व भी कर दूंगा। ठीक है, मीनवाइल मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप अपनी अगर बुक्स ओपन कर लें हार्ड में या सॉफ्ट में तो फिर मैं आपको एक्सेल शीट पे क्वेश्चन सॉल्व भी करा देता हूँ। अच्छा, प्लॉट इन डीएचए 3.5 मिलियन, कैपिटल इन एबीसी एंड कंपनी है 25 लाख रुपया, ज्वेलरी 5 लाख की, शेयर्स 10 लाख रुपए के, बैंक बैलेंस 35 लाख रुपए के, लोन 10 लाख रुपए का और टोटल वेल्थ जो है वो 10 मिलियन की। एसेट्स टोटल 11 मिलियन के थे, लोन 1 मिलियन का था और नेट वेल्थ जो है आफ्टर डिडक्टिंग द लोन उसके पास 10 मिलियन की। ये वैसी इंफॉर्मेशन जैसे मैंने अभी आपके पास लिखी थी एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, फिर वो आपको नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है? ही अर्न सैलरी इनकम ऑफ 13 लाख रुपया एंड पेड टैक्स ऑफ 1 लाख रुपया। यानी उसने सैलरी इनकम अर्न की है 13 लाख की और उसमें से टैक्स पे कर दिया 1 लाख रुपए का। टैक्स पेमेंट इसका मतलब है खर्चा हो गया। सैलरी 13 लाख की इनकम अर्निंग हो गई और 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया उसका। ही सोल्ड शेयर ऑफ रुपीज 2 लाख रुपए फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 3.5 लाख रुपए। लेकिन इसने यहाँ पर कितना बताया? तो उसने कहा कि जनाब आपके पास शेयर्स हैं 10 लाख रुपए के शेयर्स मौजूद हैं। इसमें से वो बताता है कि शेयर्स जो 2 लाख के शेयर्स थे वो आपने 3.5 लाख के बेच दिए, यानी 8 लाख के शेयर्स अभी भी आपके पास बाकी है। तो 2 लाख के शेयर्स अगर 3.5 लाख रुपए के बेच दें आप, तो आपको गेन कितना हो जाएगा? 1,50,000 रुपए का आपके पास गेन हो जाएगा। तो अब आपके पास दो इनकम हो गई। एक इनकम तो ये 13 लाख रुपए की सैलरी इनकम और 1.5 लाख रुपए का ये आपके पास गेन आ गया। ठीक है, तो टोटल इनकम आपके पास 14.5 लाख रुपए हो गई। ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन ऑफ रुपीज 5 लाख रुपए। उसके बाद 5 लाख रुपए, उसने 10 लाख रुपए का लोन था, उसमें 5 लाख का लोन माइनस कर दिया। 5 लाख रुपए का लोन माइनस कर दिया उसने। ठीक है, यानी पे कर दिया। his household expenses aggregates to 8,50,000 रुपए। उसके जो खर्चे हैं वो 8,50,000 रुपए के। इनकम, एक्सपेंस और साथ साथ आपको वेल्थ की मूवमेंट भी एग्जामिनर बताता जा रहा है। He has given gift of rupees 4 लाख to his brother कामरान through क्रॉस चेक। उसने अपने भाई को गिफ्ट दिया 4 लाख रुपए का। ये गिफ्ट भी जाहिर सी बात है उसके एक्सपेंसेस में आएगा। He has earned profit on ABC and company of 4.5 लाख रुपए. His drawings from the firm during the year was 2,75,000 रुपए. He paid tax on firm income 40,000 रुपए। अच्छा, अब ये कैपिटल अकाउंट की मूवमेंट है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में वो कहता है ये जो शेयर कैपिटल है उसका एबीसी एंड कंपनी में, वो कहता है उसने जनाब 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट उसको आया। तो 4.5 लाख रुपए उसकी इनकम हो गई। ठीक है, अच्छा, 4.5 लाख रुपए की अगर उसकी इनकम है तो ये बैंक, ये जो कैपिटल अकाउंट है इसका मतलब है 4.5 लाख रुपए से इंक्रीज होगा। ठीक, 4.5 लाख रुपए से कैपिटल उसका इंक्रीज होगा। फिर वो कहता है उसकी ड्राइंग है 2,75,000 रुपए की। तो ये जो ड्राइंग होती है ये कैपिटल को डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी आपका कैपिटल क्या है? जो आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा जब वो बिजनेस कोई प्रॉफिट अर्न करेगा तो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में आपका प्रॉफिट, उसका कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जब आप उसमें से पैसा विड्रॉ कर लेंगे तो ये कैपिटल आपका कम हो जाएगा। फिर कहता है 40,000 रुपए जो फर्म से आमदनी आई थी उसने उसके ऊपर 40,000 रुपए टैक्स भी पे किया। तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, यानी आप जो इनकम एंड एक्सपेंस की शेप बनाएंगे उसमें चला जाएगा। He purchased a new plot at EME Society for total consideration of 2 million rupees payable in 20 installments. During the year he paid 7 लाख in installments. पहले उसके पास एक प्लॉट मौजूद है 35 लाख रुपए का, अब एक और नया प्लॉट ले लिया उसने ईएमई सोसाइटी में, 7 लाख रुपए उसने इसके पे कर दिए। तो ये 7 लाख रुपए, इसका मतलब उसने एक नया एसेट इंक्रीज कर लिया। अच्छा, ये आपको ख्याल करना जरूरी है क्योंकि देखिए दोनों किस्म के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक वो एक्सपेंडिचर है जो आपका
कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी एक एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और एक एक्सपेंडिचर आपकी बैलेंस शीट में जाता है। ठीक है, तो आपने इसको ख्याल करना है कि इनकम में से कौन सा एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में जा रहा है, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये भी कैसे करना है ये मैं बताता हूँ आपको। ऑन 30 जून 2020 इस बैंक बैलेंस 4,75,000 रुपए, उसका टोटल बैंक बैलेंस पहले 35 लाख रुपए था। अब वो कहता है कि क्लोजिंग उसने आपको बता दिया 30 जून 2020 के ऊपर 4,75,000 रुपए का बैंक बैलेंस उसके पास रह गया है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट उसने इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहता है प्रिपेयर वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड वेल्थ स्टेटमेंट फॉर 2020। अब आप देखें आपके पास ओपनिंग वेल्थ गिवन थी 10 मिलियन की। इसमें हमने, मैं कहता हूँ क्या करना है, हमने इनकम ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग वेल्थ आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी क्लोजिंग वेल्थ किसके बराबर होती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। ये जो नेट इनकम है ये हम क्या करेंगे, क्लोजिंग वेल्थ अपनी ओपनिंग वेल्थ में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लोजिंग वेल्थ आ जाएगी, जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट में बताया था। तो कहते हैं इनकम आपके पास 13 लाख की सैलरी थी, उसमें उसने ऐड किया गेन ऑन शेयर्स, प्रॉफिट ऐड किया 4.5 लाख रुपए, गिफ्ट टू ब्रदर उसने कहा, अब ये खर्चे बताने शुरू किए, 4 लाख रुपए का गिफ्ट कर दिया, टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, एक्सेस जो इनकम के ऊपर टैक्स पे किया और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस माइनस कर दिए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने खर्चा तो किया था, घर के ऊपर भी खर्चा किया था उसने, इंस्टॉलमेंट्स पे घर लिया था, लेकिन वो खर्चा हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस वाले सिर्फ एक्सपेंसेस यहाँ पे आपने लेने हैं। ठीक है, जो खर्चा आपकी वेल्थ के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, यानी जो आपके एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, उसकी मूवमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएगी बल्कि वेल्थ के अंदर आएगी। ठीक है, ये अभी मैं आपकी पहले वेल्थ बताता हूँ आपको, वेल्थ उसने कैसे वर्कआउट किया। 35 लाख रुपए का प्लॉट था, वो 35 लाख का ही है। ठीक है, फिर उसने आपको कहा कैपिटल 26,75,000 रुपए। अगर आप शुरू में देखेंगे तो ये कैपिटल कितना था, 25 लाख रुपए का था। अब ये 26,75,000 कैसे हो गया, इसकी वर्किंग नीचे दी गई है। ओपनिंग कैपिटल था 25 लाख रुपए, इसमें प्रॉफिट ऐड किया 4.5 लाख रुपए का, 2,75,000 की ड्राइंग माइनस की तो ये 26,75,000 रुपए रह गया। ठीक है, ये कैपिटल आ गया। एडवांस फॉर प्लॉट था 7 लाख रुपए, ज्वेलरी थी 5 लाख रुपए की, शेयर्स थे उसके 8 लाख रुपए के। ठीक है, बैंक 28,35,000 रुपए। ठीक, बैंक कितना है, 28,35,000 रुपए। अब ये 28,35,000 रुपए कैसे आया, ये एक्चुअली अब आपके पास 28,35,000 रुपए, ये आपके पास एक तरह का बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर है। 28,35,000 रुपए, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आपने लेनी है कि ये आपके पास कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक का फिगर ये आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली इसको बैंक की बजाय से चाहिए था कि इसको अलग से कैश इन हैंड करके दिखाता, क्योंकि उसने ये यहाँ पर ना आपके पास आप देखेंगे इसमें उसने कहा हुआ है 4,75,000 रुपए का बैंक बैलेंस है। ठीक है, तो एक्चुअल बैंक बैलेंस 4,75,000 नहीं है, बल्कि यहाँ पे जब वेल्थ बनाई तो ये बनाया 28,35,000 है। इसका मतलब है ये बैंक जो है इसके साथ कैश भी है। ये एक्चुअल बैलेंसिंग फिगर किसकी है, कैश की बैलेंसिंग फिगर है। अब इसको, ये इसने तो एक खास पैटर्न के ऊपर अपने सवाल सॉल्व किए, थोड़ा सा डिफिकल्ट पैटर्न है। मैं इस पैटर्न इसको सवाल को क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जो मैंने अभी आपको पैटर्न बनाया था, तो उम्मीद है उससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी। अब मैं ये इसका स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ और एक्सेल शीट का स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने बुक्स अपनी ओपन कर ली होंगी। तो देखिए यहाँ पर उसने, एग्जामिनर ने आपके पास इंफॉर्मेशन दी सवाल के अंदर ओपनिंग वेल्थ की, और वो कहता है 10 मिलियन है। ठीक है, और उसका ब्रेकअप, ये ओपनिंग वेल्थ आपके पास उसने बताई है 10 मिलियन,
और उसका ब्रेकअप उसने क्या बताया, डीएचए प्लॉट। डीएचए प्लॉट उसने बताया 35 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद कहता है कि कैपिटल इन एबीसी, ये उसने बताया था 25 लाख रुपए का। उसके बाद अगली इंफॉर्मेशन देता है ज्वेलरी 5 लाख रुपए की। फिर इसने एग्जामिनर ने आपको इंफॉर्मेशन दी शेयर्स इन एक्स वाई जी 1 मिलियन। अगली इंफॉर्मेशन दी उसने आपको बैंक बैलेंस, कितना बताया, बैंक बैलेंस बताया है, फिर वो 35 लाख रुपया। और यहाँ पर उसने आपके पास कैश इन हैंड की कोई फिगर उसने नहीं दी, ठीक है। अलबत्ता लोन का उसने आपको फिगर दिया है, ठीक है। और लोन का फिगर कितना है, 1 मिलियन। तो नेट एसेट्स 10 मिलियन के, ये आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे नोट कर दी। उसके बाद अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका सॉल्व करूंगा उस इंफॉर्मेशन के साथ जो एग्जामिनर ने मुख्तलिफ एसेट्स के बारे में दी हुई है, ठीक है। अब जरा पहले उसने डीएचए प्लॉट के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि डीएचए में कोई प्लॉट में फर्दर चेंजेस हुई है। उसने सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी है अर्न सैलरी इनकम ऑफ रुपीज 13 लाख एंड पेड टैक्स ऑफ रुपीज 1 लाख रुपए। ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जरा इनकम पे चला जाता हूँ, ठीक है। इनकम में उसने मुझे बताया इनकम सैलरी इनकम है, और सैलरी इनकम उसने मुझे बताई 13 लाख रुपए। और एक्सपेंसेस उसने मुझे बताए हैं टैक्स, और टैक्स का एक्सपेंस उसने मुझे कितना बताया यहाँ पर सवाल के अंदर, टैक्स का एक्सपेंस 1 लाख रुपए। सवाल में इसने इंफॉर्मेशन दी सैलरी की और टैक्स एक्सपेंस की, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, आपने क्या करना है, जैसे जैसे आप ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे आपने साथ साथ एक टी अकाउंट बनाना है, ठीक है, कैश एंड बैंक का। टी अकाउंट में आपने ले लेना है ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपके पास गिवन होगा। पर्टिकुलर्स, ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का आपके पास कैश तो नहीं है, बैंक बैलेंस का आपके पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, ठीक है। फिर वो कहता है आपने अभी पहली इंफॉर्मेशन ये नोट की कि आपके पास उसने कहा सैलरी इनकम आई है, तो सैलरी आपकी इनकम है। तो सैलरी इनकम का मतलब ये है कि बैंक को आप डेबिट करेंगे और सैलरी इनकम को आप क्रेडिट करेंगे। बैंक को आप डेबिट करेंगे और सैलरी इनकम को क्रेडिट करेंगे। 13 लाख रुपए सैलरी आपने क्रेडिट कर दी, ठीक है।
आपने पहली एंट्री की कि आपने बैंक को डेबिट किया और सैलरी इनकम को क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो आपके पास सवाल में आ रही है वो इंफॉर्मेशन है आपके पास, कहता है ही सोल्ड शेयर्स ऑफ ₹2,00,000 फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹3.5 लाख। उसने 2 लाख रुपए के शेयर्स ₹3.5 लाख के बेच दिए। ठीक है, अच्छा इसकी पहले अकाउंटिंग एंट्री कर लें। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्री क्या है कि आपके पास एक एसेट जा रहा है, ठीक है, और कैश आ रहा है। इसका मतलब है कैश एंड बैंक डेबिट। कितने से? वो कहता है ₹3.5 लाख का आपने बेच दिया, और शेयर्स क्रेडिट ₹2 लाख के। तो आपके पास बच गया क्या? गेन ₹1,50,000। ये आप अकाउंटिंग एंट्री कर लेंगे तो आपको ये ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कैश एंड बैंक डेबिट, और जो आपके पास यहाँ पर शेयर्स क्रेडिट ₹2 लाख से, और गेन क्रेडिट ₹1,50,000 से। टोटल कैश आपके पास आया ₹3.5 लाख का। लेकिन इसके इम्पैक्ट दो हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो गेन है आपके पास, ठीक है, वो तो जाएगा आपकी इनकम वाली साइड पे। जो गेन आपके पास आ रहा है, जो गेन आपके पास आ रहा है वो तो आपके पास जाएगा इनकम वाली साइड पर। गेन कितना आया था हमारे पास? ₹2 लाख, सॉरी ₹1.5 लाख। ठीक है, अच्छा लेकिन जो शेयर्स हैं वो यहाँ से माइनस नहीं होंगे, बल्कि वो कहाँ से माइनस होंगे? वो आपके पास ये जो शेयर्स है यहाँ से माइनस होंगे। ₹8 लाख। ठीक, यानी एक इसका हिस्सा, इस एंट्री के 3 हिस्से हैं हमारे पास। एक कैश एंड बैंक में चला गया, जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, ₹3.5 लाख कैश एंड बैंक डेबिट, शेयर्स क्रेडिट, गेन क्रेडिट। ठीक है, एक हिस्सा इसका ₹2 लाख जो शेयर्स को हमने क्रेडिट किया वो हमारा वेल्थ के अंदर चला गया, और जो गेन को हमने क्रेडिट किया वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंस के हिस्से में चला गया। ठीक है, तो ये हमारी इनकम आ गई। उसके बाद कहता है ही सेटल्ड हिज पर्सनल लोन ऑफ ₹5 लाख। लोन उसने ₹5 लाख का सेटल कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ ₹5 लाख का लोन रीपे किया, तो अब हमारे पास यहाँ पे लोन कितने का रह जाएगा? 5 लाख का रह जाएगा। ठीक है, लोन हमारे पास ₹5 लाख का रह जाएगा। अच्छा, लोन अगर ₹5 लाख का आपने रीपे किया है तो इसका मतलब है लोन अगर आप जब पेमेंट करेंगे किसी चीज की, लोन की पेमेंट करेंगे तो वो आपके कैश को कम करेगा। यानी एंट्री क्या होगी? लोन रीपेड, लोन डेबिट, और कैश इन हैंड क्रेडिट। लोन डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट। तो आप टी अकाउंट में एंट्री कर देंगे, साथ ही लो कैश इन हैंड के अंदर। एक तरफ तो आपने लोन की एंट्री कर दी, दूसरी तरफ इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? आपके कैश इन हैंड के ऊपर आ जाएगा। फिर ये कहता है कि आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹8.5 लाख के। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹8.5 लाख के हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास कहाँ पे चले जाएंगे? एक्सपेंस वाली साइड पे। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ₹8.5 लाख के, और इसका कैश इन हैंड पे इम्पैक्ट आएगा क्योंकि एच एक्सपेंसेस डेबिट और कैश इन हैंड क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है ये गिवन गिफ्ट ऑफ 4 लाख टू हिज ब्रदर कामरान थ्रू क्रॉस चेक। उसने कामरान को गिफ्ट दिया, गिफ्ट
गिफ्ट टू ब्रदर 4 लाख रुपए। अच्छा, ये तो एक्सपेंस वाली साइड पे चला गया, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? दूसरी तरफ उसके पास यहाँ पर उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा 4 लाख रुपए। ठीक है, फिर कहता है ही अर्नड प्रॉफिट ऑन ABC ऑफ रुपीज 4.5 लाख रुपए। हिज ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,75,000 रुपए। अब उसने प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000 रुपए का। उसने प्रॉफिट अर्न किया है 4,50,000 रुपए का। अब ये जो 4,50,000 रुपए का प्रॉफिट है, इसको आप उसकी इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे। प्रॉफिट ऑन फिर उसके साथ वो कहता है कि हिज ड्राइंग्स फ्रॉम द फर्म ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,75,000 रुपए। ड्राइंग जो है उसकी बिजनेस में से वो 2,75,000 रुपए की। अब जरा इसके पहले कैपिटल अकाउंट की ना अकाउंटिंग एंट्री समझे। अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? जब आपके पास प्रॉफिट आता है, ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट आता है तो इसका मतलब है कि आपके पास कैपिटल इन बिजनेस ये इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इन बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, जो कि आपका एसेट है। एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है कितने से? 4,50,000 रुपए से। और दूसरी तरफ आपने क्या रिकॉर्ड किया? प्रॉफिट रिकॉर्ड किया 4.5 लाख रुपए से। तो इस एंट्री का आपके कैश इन हैंड पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कैश में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। फिर वो कहता है कि ड्राइंग आपने की है, ठीक है, ड्राइंग आपने की है। ड्राइंग का मतलब है कि कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है। कितने की ड्राइंग की? 2,75,000 रुपए का। और इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या है कि आपका जो कैपिटल है इन बिजनेस वो डिक्रीज हो रहा है 2,75,000 रुपए से। अब इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं है, इस एंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं है आपके प्रॉफिट एंड लॉस पे। इसका इम्पैक्ट कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ आपके कैश इन हैंड के ऊपर है। तो कैश इन हैंड इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज किस चीज से हो रहा है? कैश इन हैंड इज डिक्रीजिंग, और आपके जो नेगेटिव साइड है वो कैपिटल अकाउंट, सॉरी, इंक्रीजिंग, एंड कैपिटल इज डिक्रीजिंग 2,75,000। ठीक। अब ये इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो आपके कैपिटल अकाउंट में आपने डालना है, क्योंकि ये एंट्री में क्या हुआ है? कैपिटल डेबिट प्रॉफिट क्रेडिट। तो इसका मतलब है, एक तो आप कहेंगे यार ये 25 लाख का कैपिटल था, इसमें 4,50,000 रुपए इंक्रीज हुए और 2,75,000 रुपए डिक्रीज हुए। तो नेट क्या आया मेरे पास? कैपिटल में इंक्रीज आया। वो मैं इस तरह से यहाँ पे दिखा दूंगा। यानी एक वेल्थ स्टेटमेंट में भी एंट्री कर रहा हूँ मैं, और साथ साथ आपके इनकम में भी एंट्री करता जा रहा हूँ मैं। ठीक है, सुरेश मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका, 1 मिनट जरा ये मैं मुकम्मल कर दूं, थोड़ी सी एक आध आइटम रह गई है। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कहता है जी प्लॉट लिया है मैंने EME में 7 लाख रुपए का। ठीक है, EME में प्लॉट मैंने लिया है 7 लाख रुपए का। तो ये एक प्लॉट मेरे पास पहले मौजूद नहीं था, अब ये एक नया प्लॉट आ गया, तो मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ EME प्लॉट। ये पहले 0 था, एक नई इंफॉर्मेशन आई, उसने कहा 7 लाख का लिया, क्लोजिंग वेल्थ के अंदर ये प्लॉट मेरे पास शामिल हो गया। ठीक है, फिर उसने आखिरी इंफॉर्मेशन दी है कि आपके पास बैंक बैलेंस है 4,75,000 रुपए का। बैंक बैलेंस 4,75,000 रुपए का उसने मेरे पास लिखवा दिया। बाकी इन एसेट्स में कोई चेंज नहीं आई, यानी मेरा DHA वाला प्लॉट वही 35 लाख रुपए का था। ज्वेलरी मेरे पास पहले भी 5 लाख की थी, अब भी 5 लाख की है। उसने बताया कोई चेंज इसके अंदर नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास कैश एंड हैंड की बैलेंस की फिगर आनी है। ठीक है, ये मैं कर लेता हूँ।
ये बैलेंसिंग फिगर मेरे पास अभी आनी है, और ये फिगर मेरे पास कहाँ से आएगी? टी अकाउंट से आएगी। अभी इस टी अकाउंट में मैंने मजीद एंट्रियां करनी है। एक एंट्री तो मैंने ये की कि जनाब उसने मुझे अभी क्या इन्फॉर्मेशन दी थी कि 7 लाख रुपए ईएमई प्लॉट के ऊपर खर्चा किया। ईएमई का प्लॉट 7 लाख रुपए का मैंने खर्चा किया, और बैंक के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है 4,75,000 रुपए का। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब मैं इसमें डाल दूंगा तो एक इंफॉर्मेशन मैंने मिस भी की इसमें, वो कौन सी थी? टैक्स था एक, मेरे ख्याल 40,000 रुपए का, जो कैपिटल के अगेंस्ट 40,000 रुपए का था। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर मिस किया। ईएमई गिफ्ट मैं एक्सपेंस में इधर एक ऐड कर दूँ। यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ कि टैक्स एक और पे किया था, टैक्स ऑन बिजनेस 40,000 रुपए का। ठीक है, और कोई मैंने इंफॉर्मेशन तो इसमें मिस नहीं की। टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 1 लाख रुपए को मैंने डाला, ये भी रह गया। सैलरी इनकम अर्न की थी, टैक्स 1 लाख, टैक्सेस जो है इकट्ठे लिख लेता हूँ, टैक्स ऑन बिजनेस एंड सैलरी 1,40,000। तो ये मेरे पास कैश इन हैंड का बैलेंस रह गया 23,60,000 रुपए। 23,60,000। अब ये मेरे पास क्लोजिंग वेल्थ आ गया 10.5 मिलियन। ठीक है, ये जो अब वो आपको एग्जाम में देखें, आपके पास ये सॉल्यूशन और जो एग्जाम में आपके पास जो आपकी बुक में सॉल्यूशन है उसका रिजल्ट एक ही है। सिर्फ मैंने पैटर्न थोड़ा सा इसका चेंज किया है। मैंने इसे स्टेटमेंट फॉर्म को यहाँ पर लिखा, और मूवमेंट जो है ना सारी वो मैंने इस कॉलम के अंदर डाल दी, और फिर आपके पास क्लोजिंग वेल्थ बना दी। तो इससे ही आपको एक आसानी रहती है कि आप ओपनिंग वेल्थ सारी बना लें और उसके सामने मूवमेंट के बाद क्लोजिंग वेल्थ बनाएं, तो आपको चेक में आसानी रहती है कि यार किस वेल्थ में कितनी चेंज आई है। जितने आपके पास एग्जाम में दिए होते हैं, नोट्स दिए होते हैं, आप ये देख लेते हैं कि हर नोट की चेंज को मैंने यहाँ अकाउंट फॉर किया या नहीं किया। एक तो ये आपने काम कर लिया। अच्छा, दूसरा इसी तरह एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस की आप नेट की फिगर बनाएं, और ये जो नेट इनकम है ये देखेंगे आप, इस शुड बी इक्वल टू, इसके बराबर होगा। इसको भी मैं एक माइनस की फिगर मैंने लगानी है, इसमें 5 लाख रुपए, एक इसकी मूवमेंट नहीं दिखाई मैंने, 10 लाख रुपए से ये कम हो रहा है सर, इसको उल्टा दिखा रहा हूँ। is equal to this minus this, ये increase है, this minus this, ये decrease हो रहा है, minus this 5,10,000। ठीक है, तो ये जो नेट मूवमेंट है दिस शुड बी इक्वल टू, ये जो आपकी जो नेट इनकम है, ये देखिए ओपनिंग वेल्थ और क्लोजिंग वेल्थ, इन दोनों का जो फर्क है ये बराबर होना चाहिए इसके। यहाँ पर एक एक्सपेंस लिखने से रह गया, एक्सपेंस टैक्स बिजनेस इसमें पे किया था 40,000, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो एग्जाम में आपने ये चेक एंड बैलेंस के लिए जरूरी है कि आपका ये नेट इनकम या नेट लॉस शुड बी इक्वल टू नेट इंक्रीज डिक्रीज इन वेल्थ। और कैश एंड बैंक की मूवमेंट के लिए आप ये टी अकाउंट बनाएंगे, तो ये टी अकाउंट से आपके पास बैलेंसिंग फिगर आएगी। ये अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, शायद उसमें आपने सिंगल एंट्री अकाउंटिंग आप लोगों ने शायद पढ़ी हो।
तो बिल्कुल एग्जैक्ट बेसिकली ये वही चीज़ है, कोई इसमें ख़ास उसमें और उसमें फ़र्क नहीं है। तो ये मैं शीट अपलोड कर दूँगा, आप इस शीट को और आपके पास जो एग्ज़ाम में गिवन है उसको देख लीजिएगा, सॉरी आपकी बुक में जो गिवन है। तो आपको सर टैक्स क्रेडिट नहीं होगा। टैक्स क्रेडिट किस चीज़ का वो कर हैंड रेज़ करें जी, अब जिसके कोई क्वेश्चन्स हैं मैं बताता हूँ फिर। किसी के कोई क्वेश्चन्स हैं तो हैंड रेज़ करें। अच्छा, वो अगर आपने जो चैट बॉक्स में लिखा है कि टैक्स क्रेडिट नहीं होगा, तो टैक्स क्रेडिट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हम इनकम टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। इनकम टैक्स लायबिलिटी तो वर्कआउट होती है, तो उसके अगेंस्ट टैक्स क्रेडिट लेते हैं। हम तो यहाँ पर वेल्थ की मूवमेंट ले रहे हैं, ये एक तरह से कैश एंड बैंक की मूवमेंट है आपके एसेट्स में, लायबिलिटीज में, तो यहाँ पे टैक्स क्रेडिट का कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ये ज़रा मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देता हूँ ग्रुप के अंदर और साथ ये एक्सेल की शीट को, तो आप अपनी बुक्स में जो गिवन है और यहाँ पर ये जो एक्सेल शीट में मैंने जैसे सॉल्व किया है, इन दोनों को कंपेयर करें। कल इस सवाल पे मज़ीद डिस्कशन करेंगे और साथ हम जो है मज़ीद न्यूमेरिकल्स आपकी किताब में से मुश्किल कोई न्यूमेरिकल्स होंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने किसी ने कोई न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मुझसे पूछने हो तो उसको मुझे ईमेल कर दें, तो मैं वो न्यूमेरिकल जो है वो आपको क्लास में करवा दूंगा। इसके अलावा मेरे पास जो आपकी बुक्स में न्यूमेरिकल गिवन है वो भी इंशाल्लाह ताला मैं क्लास में यहाँ पे आपके पास सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो कल इंशाल्लाह ताला क्लास होगी, कल मुलाकात होगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज़।